नमस्कार। जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि देश की बहुत ही प्रतिष्ठित विलक्षण कवि कथाकार ज्योत्सना मिलन पर एकाग्र उनकी स्मृति में आयोजित इस आयोजन में उन्होंने मुझे शामिल किया। सचमुच सोचती हूँ कि आज ज्योत्सना जी होती तो 80 बरस की होती, लेकिन आज उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके उपन्यासों पर, कहानियों पर जिस तरह का आयोजन अर्पण कुमार जी कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। ज्योत्सना जी के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे अनेक छवियाँ उनकी याद आती हैं। एक लंबे अरसे तक भोपाल का जो साहित्यिक माहौल था और जिस तरह के हम आयोजन करते थे तो मुझे इतने सूने सूने लगते थे उनके बिना, और एक उदासी सी लगती थी क्योंकि उनकी जीवंत उपस्थिति की मैं बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी और उनका जाना मेरे लिए बहुत बड़ा एक सदमा था। और उसके बाद तो कोई इस तरह का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब उनकी स्मृतियों में, उनके व्यक्तित्व के आभा मंडल में अपने आप को घिरा पा रही थी, तब मुझे लगा कि मुझे उनके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने एक संस्मरण उनके ऊपर लिखा था और मुझे लगता है कि वो संस्मरण चूँकि लिखा हुआ है और प्रकाशित भी हुआ था तो मैं आज आपके सामने पढ़ती हूँ, जिससे ज्योत्सना जी के प्रति मेरा जो एक भाव था, मैत्री का भाव कहिए, बड़े रचनाकार के प्रति मेरा एक जो सम्मान का भाव कहिए, वो सारा इसमें शायद उभर कर आएगा। तो मैंने शीर्षक दिया था, पेड़ से शाख का यूं टूट कर गिरना। थोड़ा पिछले उसमें जाएंगे तो जाहिर है कि वो सारा का सारा जो दुख था वो सामने आएगा ही या उसको महसूस होगा ही, लेकिन वो दुख उतना बड़ा नहीं है जितना ज्योत्सना जी। सोचती हूँ तो यकीन नहीं होता, लगता है कोई बुरा सपना देखा है। ज्योत्सना जी और मृत्यु, लेकिन सत्य को कब तक नकारा जा सकता है। हृदय में हूक सी उठती है और याद आता है कि वे हमारे बीच से चली गईं। अंतिम दिन उनको मशीनों के बीच देखा था, झटका देता पाइप, छोटी सी काया, शांत मुख मुद्रा। रात में खबर आई वे नहीं रहीं, देह ने प्राणों को छोड़ दिया या प्राणों ने देह को। सारी रात सन्नाटे में डूबी लगी, मन छटपटाता रहा। मृत्यु का ऐसा असर मेरी चेतना पर था कि रात भर मुझे उनका चेहरा रुलाता रहा। सोचकर रूह कांप उठती, कल जीवन था और क्षणों बाद ही राख। इंसान पानी की एक बूंद तक नहीं ले जाता और अकस्मात सब कुछ बदल जाता है। याद करती हूँ 25 अप्रैल की वो शाम जब ऑलियंस में ज्योत्सना जी और मैं साथ में थे। अखिलेश जी ने पूछा था कि उद्घाटन किससे करवाएं, तब मेरी ज़बान पर एक ही नाम आया था, ज्योत्सना जी का। जहाँ मैं कहानी पाठ कर रही हूँ वहाँ ज्योत्सना जी की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण होगी मेरे लिए। वे हमेशा की तरह नियत समय पर पहुँची, साथ में शंपा थी। हम दोनों ने देर तक अनूप श्रीवास्तव के चित्रों को देखा। वे मुख्य अतिथि थी तो उन्होंने संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहानी पाठ के तुरंत बाद मुझे दिल्ली जाना था। उन्होंने मुझे वहीं से विदाई दी, मुस्कुराते हुए, गले मिलकर एक पवित्र विदाई। सीढ़ियाँ उतरते हुए मैंने शंपा से कहा कि ज़रूरी कार्यक्रम के बारे में तुम्हारे साथ बैठकर बात करनी है। दरअसल वह मेरी गोपनीय योजना थी।
बल्कि सपना था कि ज्योत्सना जी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। पुरुष साहित्यकारों का अमृत महोत्सव तो मनता रहता है, पर एक महिला साहित्यकार का अमृत महोत्सव भी उसी तरह मनाया जाना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सपना था उनको लेकर। जब मैं लौट कर आई तो रमेश दबी जी ने बताया कि ज्योत्सना जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि वे बीमार हो सकती हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। जाने के लिए तैयार हुई तो पता चला उनका ऑपरेशन चल रहा है, और दूसरे दिन जब पहुँचे तो वे अचेत थीं। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया था कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उस दिन हम लोग देर तक शाह साहब के पास बैठे रहे। दवे साहब से बातें होती रहीं ज्योत्सना जी को लेकर, उनके पारिवारिक जीवन को लेकर, उनकी सक्रियता को लेकर, उनकी मेहनत और समर्पण को लेकर, उनकी साहित्यिक यात्रा को लेकर। ज्योत्सना जी से इधर मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी। हम दोनों लगातार कई कार्यक्रमों में साथ होते, एक दूसरे से मिलते, गले मिलते, बातें करते। वे भारत भवन में ज़मीन पर बैठती अलग, उनकी बैठने की मुद्रा अलग ही होती। सीधी तनकर वे एकाग्र होकर सभी वक्ताओं, कथाकारों और कवियों को समान भाव से सुनती। कार्यक्रम के बीच में कभी बात न करती। एक योगी की मुद्रा होती उनकी। कहूँ कि वे बहुत ही शानदार श्रोता थीं, जो रचना को पूरी तरह से आत्मसात करती थीं। स्पंदन में हमने उनके उपन्यास केशर माँ पर संगोष्ठी रखी थी। तब उन्होंने उपन्यास के कुछ अंशों का पाठ किया था। प्रेमचंद जयंती पर उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी कहानी बाका पाठ किया था। ज्योत्सना जी का लेखन, उनके उपन्यास, उनकी कहानियाँ, कविताएं, लेख और संस्मरण एक अलग ही भावभूमि पर लिखे गए हैं। वे बहुत मेहनत करके अपनी रचनाओं को अंतिम रूप देती थीं। शब्दों के प्रति बेहद सजग रहती थीं। भाषा की कलात्मकता उनकी रचनाओं को खास और अलग बनाती है, विलक्षण बनाती है। मैंने उनसे लंबी बात की थी और मैं केशर माँ पर समीक्षा लिखकर उनको सुनाने वाली थी। तय हुआ था कि शाह साहब जब अल्मोड़ा से लौटकर आ जाएंगे तब एक दिन बैठकर मैं वहीं पर इस समीक्षा का पाठ करूंगी। यह वायदा भी अधूरा रह जाएगा, मैंने कब सोचा था। ज्योत्सना जी अपनी बनावट में जितनी कोमल दिखती थीं, मानसिक और वैचारिक रूप से उतनी ही मजबूत थीं, गहरी थीं। वे शब्दों की चित्रकार थीं। उनका कवि कथाकार मन जीवन के मनोविज्ञान को, चेतन को, अचेतन मन को बहुत खूबी से पकड़ता था। वे मन की, खासकर स्त्री मन की शब्द शिल्पी थीं। उनके लेखन में तात्कालिकता के दबाव कभी नहीं रहे, बल्कि शाश्वत मानवीय जीवन की गरिमा उनके संपूर्ण लेखन में आप देख सकते हैं। वे किसी भी वाद प्रतिवाद होने से दूर केवल साहित्य की ऊंचाई पर हमेशा आपको बैठी नजर आएंगी। अपनी बातों पर, अपने विचारों पर अडिग रहने वाली ज्योत्सना जी उतनी ही सहज भी थीं अपने व्यवहार में, बातों में। उनके घर जाने पर उनके द्वारा किए जाने वाले स्वागत सत्कार में सभी में सादगी और सहजता होती थी। कभी बिना चाय या बिना लड्डू या जो भी चीज़ होती थी उसको बिना खाए हुए तो आ ही नहीं सकते थे। साहित्यिक कार्यक्रमों के बीच हम एक दूसरे की पोशाकों की तारीफ किए बिना नहीं रहते। मैं उनके कुर्तों की हमेशा तारीफ करती। वे बहुत ही खूबसूरत कुर्ते पहना करती थी और उनके चेहरे की, त्वचा की, कि वे क्या खाती हैं, क्या लगाती हैं,
कि उम्र की छाया उनके चेहरे पर दिखाई ही नहीं देती। वे मेरी साड़ियों की प्रशंसा करती, उनको हर कपड़े के बारे में बारीक से बारीक जानकारी होती और वे विस्तार से उसके बारे में बताती। शाह साहब से हुआ परिचय ज्योत्सना जी से दोस्ती में यूं बदल जाएगा, यह मैंने तब महसूस किया जब मैं उनके निकट आती गई। हर स्त्री की तरह उनके जीवन की यात्रा में कम मार्मिक और झकझोरने वाली, संघर्ष वाली बातें रही हैं। अपने जीवन के संघर्षों के बारे में वे यदाकदा बताया करती थीं। संवेदनशील इतनी कि मेरे पिता के निधन की खबर सुनकर जब वे मिलने आईं तो बताने लगीं कि अपने पिता की मृत्यु के बाद महीनों तक उनके आंसू नहीं थमते थे। इधर अपने छोटे भाई की मृत्यु को लेकर वे गहरे सदमे में भी थीं। जिक्र आने पर उनकी आंखें भर आती थीं, गला रुंध जाता था। उनकी रचनाओं की सिलसिलेवार जमकर अनुवाद कार्य में लगी थी। ज्योत्सना जी का घर साहित्य और कला का पर्याय माना जाता है, बल्कि मैं कहूँ साहित्य और कला का मंदिर माना जाता है। शाह साहब, रमेश साय जी, स्वयं ज्योत्सना जी, शंपा और राजूला, यानी चारों सदस्य साहित्य और कलाओं के पारखी। ज्योत्सना जी के साहित्य और व्यक्तित्व पर मुझे हमेशा ये लगता रहा कि जितनी चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हुई, जबकि उन जैसी विदुषी साहित्यकार हमारे हिंदी समाज में उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। एक विदुषी, भावप्रवण, संवेदनशील साहित्यकार को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी रचनात्मकता पर विस्तार से बात हो। अर्पण कुमार जी, शुक्रिया कि आपने यह दायित्व इतनी खूबी के साथ निभाया। मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती। पता नहीं कौन सा तार है जो हम दोनों को जोड़कर बांध कर रखता है। वे मेरे भीतर हैं। हर पल मुझे यही महसूस होता है कि अभी यहीं कहीं से वे मंद मंद मुस्कुराती हुई सामने खड़ी होंगी। जीते जी मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। उनकी आत्मीयता, उनकी रचनात्मक चेतना, उनके अंतर मन का ताप, उनकी कर्मठता, उनके साहित्य के प्रति समर्पण की भावना, उनका अपने आप में डूबकर जीवन जीने का अंदाज, उनकी सुंदर कविताएं, कहानियाँ, अपनी भाषा की जो सौंदर्य की अनुभूति है, उसके साथ वो हमेशा मेरी स्मृतियों में रहेंगी। एक ये जो संस्मरण था जो मैंने उस समय लिखा था, और ये संस्मरण लिखने के बाद ही जैसे मेरे अंदर से उनके जाने का जो सदमा था, जो दुख था, जैसे मुझे लगा कि मैंने शब्दों में उसको उतारा है। उनकी कविताओं का जाहिर है कि भोपाल का जो साहित्य समाज है और उसमें जो आयोजन होते हैं उसमें दुनिया भर के जो साहित्यकार और कथाकार और कलाकार आते हैं, उन सब के बीच मिलना जुलना और उन सब के बीच में ज्योत्सना जी के साथ इस तरह का एक आत्मिकता का रिश्ता बनना मुझे अपने आप में हमेशा बहुत बड़ी बात लगी। उनकी कविताओं को मैंने पढ़ा है, बहुत ही सुंदर कविताएं, और जब मैं पहले दिन देख रही थी 19 तारीख को उनको पाठ करते हुए, तो वो पूरा का पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गया। जब मैंने कई बार उनको कविताओं का पाठ करते हुए सुना, उनकी कहानियाँ भी उनकी मेरे पास जो संग्रह थे या बीच बीच में जब पढ़ते रहे और उनसे कई बार उन कहानियों का पाठ भी सुना, और उनके उपन्यास खासकर अस्तु का और केशर माँ, मेरे लिए केशर माँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
और मैं मानती हूँ कि हिंदी के विशिष्ट उपन्यासों में स्त्री जीवन को लेकर जो लिखे गए जो उपन्यास हैं उनमें केशर माँ अपने आप में एक बहुत ही विलक्षण और एक बड़ा उपन्यास है। केशर माँ जो मेरे लिए अगर मैं 10 किताबों का चयन करूं तो उसमें केशर माँ उन उपन्यासों में से एक है, जिस पर मैंने प्रोग्राम जैसा मैंने कहा कि किया था और उस समय ज्योत्सना जी ने उसका कुछ अंशों का पाठ किया था। तो उसमें एक स्त्री के जीवन की जो यात्रा है, भारतीय परिवारों में जो स्त्री है और उसकी उस जीवन के जो विविध रूप हैं और शुरू से लेकर आखिर तक स्त्री का मन और उसका अंतर्मन, उसका अवचेतन, उसकी सोच किस तरह से केशर माँ में ज्योत्सना जी लेकर आती हैं, चित्रित करती हैं कि जो हमारे परिवार हैं और परिवार में का जो परिवेश होता है और उसका जो मानस होता है, सोच होती है, और उस पूरी सोच के बीच में, उस पूरे परिवेश के बीच में केशर माँ का जीवन जिस तरह से चलता है वो ज्योत्सना जी के अलावा इतने सुंदर ढंग से कोई लिख ही नहीं सकता था। मैं बिल्कुल पूरे उसके साथ कह रही हूँ कि ये एक ऐसा चरित्र है भारतीय स्त्री का कि जिस तरह से वो उसके अंदर जाते हैं, केशर माँ का और मानो का जो चलता है पूरा का पूरा, और जितनी परिस्थितियाँ हैं, सारी की सारी चीज़ें। अभी चूँकि इसका पाठ किया है तो उस पर थोड़ी कम ही वो करूँगी क्योंकि उसके कुछ अंशों का पाठ मैं आपके तो मानू और केशर माँ के जीवन की जो यात्रा है और पूरा का पूरा जो परिवेश है, जो सोच है, और उसमें जिस तरह से जो ठहराव है, जो गंभीरता है और उसका लिखने का एक जो ढंग है, वो ज्योत्सना जी जैसी विलक्षण कथाकार ही इस तरह के पात्र को इतनी बारीकी के साथ लिख सकती हैं। क्योंकि जब हम स्त्री की बात करते हैं या कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेकर आते हैं कि उसमें कोई लोकप्रियता की बात होना चाहिए या कुछ इस तरह की बात होना चाहिए, लेकिन नहीं। जैसा मैंने कहा कि ज्योत्सना जी बहुत ही गंभीर, बहुत ही चिंतन के धरातल पर, विचार के धरातल पर, संवेदना के धरातल पर, हर उस पर, और उनका जो सोच होती थी कितने ठहराव के साथ वो लिखती हैं, और उसी तरह से उन्होंने केशर माँ के चरित्र को भी गढ़ा है, रचा है। ऐसा लगता है कि पूरा एक एक उनकी जो काया है, उनकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उनका जो रूप रंग है, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका उठना है, सोना है, बातचीत करना है, जिस तरह की चीज़ों को उन्होंने गढ़ा है, वो एक श्रेष्ठ सुंदर कृतिकार ही कर सकते जो काम ज्योत्सना जी ने इस उपन्यास में किया है। तो ये मेरा बहुत ही प्रिय उपन्यास है और इसको मैंने उस समय भी कई बार पढ़ा और मैं बार बार इस उपन्यास को उठाती हूँ, पढ़ती हूँ, और जब भी ज्योत्सना जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, कविताओं के बारे में, या उन्होंने खुद भी इतने अच्छे स्मृति चित्र जो लिखे हुए हैं, मतलब उनकी भाषा की मैं बहुत ज़्यादा कायल हूँ क्योंकि साहित्य में भाषा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो भाषा की जिस तरह से वो मैंने कहा ना कि शब्दों की चित्रकार वो, तो जिस तरह से वो भाषा को बुनती हैं, लिखती हैं, ऐसा लगता है कि सामने पूरा का पूरा दृश्य आपके सामने खड़ा हुआ है। तो आप जो एक पहला ही अध्याय है जिसे मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, और मेरे लिए ये ज्योत्सना जी को याद करने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम होगा कि मैं अपने प्रिय उपन्यास में से एक अंश का पाठ आपके सामने करूं। गाड़ी की ओर उसका ध्यान गया। उस वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी थी। रास्ते भर आती और बीच बीच में उड़ती रहने वाली उसकी नींद
इस समय उड़ी हुई थी। चाय वाले की आवाज़ सुनकर उसने थोड़ा उझकते हुए खिड़की से बाहर झांका। बाहर इतना कोहरा था कि चाय वाला किस दिशा में था पता नहीं चल पा रहा था। एन सामने ही स्टेशन के नाम की तख्ती थी जो कोहरे से उभर रही थी कि मिट रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ा फिर भी जा रहा था, मंदसौर। ये मंदसौर कैसे आ गया अभी से? उसके हिसाब से दिन तो अभी ठीक से निकला भी नहीं था और दिन निकलने से पहले ही घड़ी साढ़े 8 बजा चुकी थी। सुबह से रात तक और कभी कभी दूसरी सुबह तक उसके हाथ पर बंधी रहने वाली घड़ी को किसी ने दफ्तर में, मोहल्ले में, घर में, टेम्पो में देखा होगा, ज़रूर सोचा होगा कि उसका हर काम घड़ी देखकर होता होगा, इसलिए समय पर भी होता होगा। समय का उसका हिसाब किताब इतना गड़बड़ था कि शायद ही कभी वह कहीं समय पर पहुंचती होगी या समय पर उसका कोई काम होता होगा। लगाने को समय का हिसाब वह हमेशा लगाती, कामों की जोड़ बाकी करती, हर काम की समय सीमा सुनिश्चित करती, तब जाकर काम शुरू करती। जैसे अगर उसे 3 कुर्तों के किनारे नीचे से काटकर फिर मोड़ने होंगे तो काम शुरू करने से पहले सोचे कि उसके पास अभी आधे घंटे का समय है और इस काम के लिए आधे घंटे का समय काफ़ी है। जल्दी से मशीन निकालेगी, झाड़ पोंछ तेल डालेगी, तेज पैर चलाते हुए वह अचानक पाएगी कि उसके पैरों की रफ्तार के मुकाबले चक्के की रफ्तार को रेंगना कहा जा सकता था। स्लो मोशन वाली रफ्तार में 3 कुर्तों के किनारे मोड़ने में आधे घंटे के 2.5-3 घंटों में फैल जाने की संभावना निकल आ सकती थी। दूसरी सूरत यह हो सकती थी कि बेल्ट को खोलो, काटो, छेद करो, फिर से पिन लगाकर जोड़ो, कसो। इसके लिए औजारों की खोज में जुटो। औजारों की एक निश्चित जगह होने के बावजूद उनका अपनी जगह पर मिल जाना कतई ज़रूरी नहीं था। दोनों सूरत में आधे घंटे के काम को 2.5-3 घंटे खर्च करके करना सरासर ठगा जाना था और इस तरह अक्सर ही ठगी जाती थी वह। फिर भी इसे कबीर वाली ठगी नहीं कहा जा सकता था। इस काम को या इस जैसे दूसरे कई सारे कामों को बिना घड़ी देखे किया जा सकता था। बिना घड़ी देखे दिन को ना निकला हुआ मान लेने की छूट उसे हो सकती थी और मंदसौर को कोई दूसरा शहर मान लेने की भी। घड़ी देखते ही मंदसौर का मंदसौर होना सुनिश्चित हो चुका था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने इस स्टेशन को मंदसौर से बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जाने कब से घड़ी खड़ी थी ट्रेन स्टेशन पर और कभी भी चल दे सकती थी। एक हाथ में कंबल, दूसरे में अटैची, कंधे पर हैंडबैग, चप्पलों में आधे जूते, पैर वह दरवाजे को लपक ली थी। नीचे उतर कर सामान सहित सामने खड़े होकर उसने ट्रेन पर नज़र डाली। ट्रेन के भीतर भी कोहरा था, इतना कि लोग नेगेटिव की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे वे अपनी अपनी छायाएं हो। इतने स्थिर भाव से खड़ी थी ट्रेन जैसे ना कहीं जाने में ना कहीं से आने में उसकी कोई दिलचस्पी हो। कोहरा इतना घना था कि एक बार में पूरा स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। पुल किस तरफ होगा का पता लगाना आसान नहीं था।
मंदसौर स्टेशन पर उतरकर जाने वाले लोग पहले ही जा चुके थे, इसलिए जिस ओर सब जा रहे हों उस ओर चल देने की सुविधा भी नहीं बची थी। पुल का पता करने के लिए किस ओर बढ़ना चाहिए अभी तक सोच ही रही थी कि कोहरे से एक कुली प्रकट हो गया, मैं सामान और यात्री के। हाँ भैया, ये पुल किस तरफ होगा? कुली ने अपने खाली हाथ को पीठ पीछे बढ़ा लिया। एक बार बस किसी तरह पुल तक पहुंच जाए, उसके बाद तो पुल चढ़कर बाएं को चल देगी, फिर बाएं को मुड़कर सीढ़ियां उतर जाएगी। उसे उम्मीद थी कि सड़क पार रिक्शे तो होंगे ही, दिखाई भले ना दे रहे हों। सोच में सब कुछ एकदम आसान था। कोहरे में हर चीज़ दूसरी के लिए एक छिपी हुई चीज़ की तरह थी। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ता जाता, शहर जादू की तरह खुलता और बिलाता जाता। टुकड़ा टुकड़ा मकानों और दुकानों के जोड़ तोड़ से बनी मोहल्लों की शक्लें पहचान में आए, इससे पहले ही बिला जाती और रिक्शा आगे को बढ़ लेता। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। अपने अपने संदर्भों से बिलखर आंगन, पेड़, सड़कें, मोहल्ले, पड़ोसी एक दूसरे की गैर मौजूदगी में अपनी पहचान खो चुके थे। बड़े चाचा की इस बगल तिवारी जी और उस बगल ठाकुर साहब पड़ोसी थे। जितने दिन वह बड़े चाचा के रहती, वे उसके भी पड़ोसी होते। तिवारी जी का जी उनके सम्मान में बढ़ोतरी करता था। तिवारी जी की तर्ज पर उसने ठाकुर साहब को कभी ठाकुर जी नहीं कहा। ठाकुर के साथ जी लगाने के विचार में ही ठाकुर जी के विस्थापन की पूरी संभावना थी। ठाकुर की बगल में आकर साहब ऐसे बैठ गया जैसे वह उसी की जगह हो। उस वक्त उसकी किसी बगल कोई नहीं था, न तिवारी जी न ठाकुर साहब। इसके अलावा बस एक रिक्शे वाला था जो उसके आगे की सीट पर बैठा था। उसके चेहरे को पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी और पीठ एकदम सपाट थी, न सिलवट न सेहरा। रिक्शे वाला बीच में रास्ता भटक जाए या भटका ले जाए, यह तो हो सकता था शहर का, मगर दिल्ली बम्बई ना होकर मंदसौर होना इन संभावनाओं में अपने आप ही कतर व्यक्त कर देता था। एक अंश और है जो बहुत ही अपने आप में अनूठा है, और केशर माँ को उसने अपने मध्यम क्षेत्र में सदा खुश देखा। हर हाल में खुश, बात चाहे खाने पीने की हो, बीमारी तिमारी की हो या धर्म ध्यान की। मसलन चाहे रोज दाल वही रहे, बनाने वाला वही रहे, बर्तन और बघार वही रहे, बनने वाली दाल के स्वाद का वही होना इतने नाजुक संतुलन पर टिका था कि उसे गड़बड़ाने से बचा लेने की चुनौती तो लगभग हर दिन उपस्थित हुई रहती थी। न बचा पाने की स्थिति में दाल या सब्जी का गाढ़ा हो जाना, इनमें से किसी में नमक का तेज हो जाना या बिल्कुल ही ना डलना, जैसा कुछ भी हो जा सकता था। ऐसा कुछ भी हो जाने की स्थिति में भी उनके निकट कोई समस्या प्रस्तुत नहीं होती थी। नमक का छूट जाना उतनी परेशानी की बात नहीं थी, अधिक डल जाना हो सकती थी, मगर केशर माँ के लिए तो दोनों स्थितियाँ एक सी थीं। सब्जी या दाल में नमक तेज हो जाने की स्थिति में थाली की दाई बगल रखे पानी के गिलास को उठाती और दाल में पानी गेर लेती। दाल या सब्जी के गाढ़ा हो जाने की सूरत में भी
यही कीमिया काम दे सकता था, कम से कम उनके मामले में। तन ढकने को कपड़ा और पेट भरने को खाना जैसे अपने प्रिय मुहावरे के बावजूद खाना वे चाव से खाते। जिभा रस का आनंद लेने के अवसर अक्सर उपस्थित हुए रहते। घर में सबके लिए आलू बड़े बन रहे हों और आलू ना खाने वाली केशर माँ के सामने केले बड़े का प्रस्ताव रखा जाता तो वे उसे राजी खुशी मान लेती। हालांकि मैना का काम दुगना हो जाने का संकोच भी उन्हें होता। इसी तर्क से उनके लिए केले की टिकिया और केले के समोसे भी बनते। केले के साथ उनके आलू की तरह वे बर्ताव ने आलू के महात्म्य को निश्चय ही क्षति पहुंचाई थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खाने पीने के मामले में उन्होंने नाक भौं शायद ही कभी सुकोड़ी हो। कपड़े लत्ते के मामले में भी एकाध बार ही सुकोड़ी थी। उनके लिए बनकर आए काले और मरून कपड़ों को देखकर। ये अंश था और एक और आखिरी अंश का मैं छोटा सा वो करूँगी। ये आखिरी जो हिस्सा है उपन्यास का, कुछ ही अंश पढ़ूंगी। पत्र के बदले खुद ही केशर माँ के पास जा पहुँचने के उस दौर में मानो जब भी पहुँचती अक्सर उनकी एक ना एक नई रट शुरू हो चुकी होती थी। यह पहले वाली रट किसी दूसरी रट में बदलने की प्रक्रिया से गुजर रही होती थी। बंगले या घूरे पर फेंक आने की सबसे पुरानी रट अभी भी अपनी जगह कायम थी। पिछली बार जब वह उनके पास पहुंची तो एकदम नए किस्म की धुन केशर माँ पर सवार थी। जो भी कोई उन्हें देखने जाता उससे वे सबसे पहले पूछती, तुम तो ये बताओ कि आपको पढ़ना लिखना आता कि नहीं आता। इस पर आने वाला हंसने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए हंस देता था। हंसो मती, मेरे को मालूम है कि इतने बड़े ऑफिस में पढ़ना लिखना जाने बिना थोड़े ही काम कर रहे हो। वो तो ठीक है, लेकिन हम तो तब जाने जब तुम हमको लिखकर दिखाओ। आने वाला मान लेता कि लिखना क्या होगा। अधिक से अधिक किसी को चिट्ठी पत्री लिखनी होगी या कोई पूजा पाठ का भजन लिखना होगा। लाओ कागज़ कलम और बोलो क्या लिखना है। अरे भले आदमी, मैं थोड़ी बताऊंगा कि ये लिख की वो लिख, वो तो तुमको ही लिखना है। मगर ये तो बोलो माँ साहब की लिखना क्या है। लिखनी है मेरी कहानी, बोलो लिखोगे। सच्ची सच्ची डरोगे तो नहीं। आने वाला कागज़ कलम मेज पर टिका देता कुछ इस भाव से जैसे माँ साहब मजाक कर रही हूँ। जब वह पहुँची तो उससे यह तो नहीं पूछा गया कि उसे पढ़ना लिखना आता है कि नहीं। वे उसे देखकर खुश हो गईं। वाह नानी वाह, तू अच्छी आ गई। मैं तो तेरे को रोज़ याद कर रही थी कि तू कब आएगी। आप याद करो और मैं ना आऊँ, ऐसा क्या कभी हुआ है। हाँ तो रोज़ रोज़ क्यों याद कर रही थी आप मुझे। इसलिए याद किया कि यहाँ तो मैं सबसे निहोरा कर कर के थक गई, पर कोई लिखने को राजी नहीं हुआ। क्या लिखने को राजी नहीं हुआ। अरे वही कहानी। कैसी कहानी केशर माँ, कैसी क्या। मेरी कहानी। तू तो लेख वेख लिखती रहती है, तेरे लिए लिखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। तू ये लिख सकती है मेरी कहानी। ओहो केशर माँ, लेख लिखना एक बात है और कहानी लिखना
बिल्कुल अलग बात। अरे पर लिखना है कि नहीं? अलग होकर भी कितना अलग होगा। अब अलग हो के कुछ भी हो, आपको मेरी कहानी लिखनी है, यानी लिखनी है, समझी कि नहीं? तेरे को तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम ही है, फिर भी हो वो बात पूछ लेना। वो तो मैं पूछ लूँगी, मगर कभी नहीं। और आज एकाएक आपको अपनी कहानी लिखवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे को अपनी कहानी अखबार में छपानी है। अखबार में क्यों? इससे क्या होगा? नहीं समझी। पत्र पत्रिका की फेर में मत पड़ना, लिख के सीधे अखबार में छपवा देना। अखबार में इसलिए कि अखबार बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, वे सब इसे पढ़ लेंगे और मेरे जैसी गलती करने से बच जाएंगे। कैसी गलती के शर्मा? पूछने के साथ ही मानू को याद आ गई पिछले 7-8 महीनों से चली आ रही उनकी बड़बड़ाहट की। उसने सोचा था यह भी एक दौर है जो कुछ देर में चुक जाएगा। दिन में जाने कितनी बार बोलती रहती थी कि वे उसी एक बात को बोलने थकती भी नहीं थी। ये शंकरिया ने ई किया मेरा खोटा, इसी ने बर्बाद की मेरी जिंदगी। इसी के कहने में आकर मैं एकदम ही नागी पुगी हो गई। कुछ भी बचा मेरे पास? अपने जिन शंकर भाई को भगवान का आदमी मानने की सिफारिश वे उनके हर मिलने जुलने वाले से किया करती थीं, वे ही उन्हें लगभग पिछले साल भर से कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे थे। पहली बार जब केशर माँ ने उन्हें कटघरे में खड़ा देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि कटघरे में खड़ा आदमी कोई और नहीं, उनके शंकर भाई ही थे। वे समझ नहीं पा रही थीं कि ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। उन्होंने कई बार कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं, यह सोचकर कि इस तरह कटघरा गायब हो जाएगा मैं शंकर भाई के, और अगर कटघरा बचा रहा तब भी शंकर भाई तो कम से कम उसमें नहीं होंगे, कोई दूसरा भले ही निकल आए। जितना ही वे कटघरे को और शंकर भाई को परे हटाने की कोशिश करती, उतने ही वे चटक रंगों में उन्हें दिखाई देने लगते और उतने ही वे उनके करीब आते जाते। बल्कि तो उनके ऐसे प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कटघरा एक से अधिक में बदल जाता और साथ साथ शंकर भाई भी। यानी इस तरह लगभग पिछले साल भर में उनके सामने एक दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद तो केशर माँ की यह बड़बड़ाहट एक बार शुरू हुई तो फिर कभी थमी ही नहीं, जारी रही आखिर तक। बल्कि कहा जा सकता है कि वह तो बढ़ती चली गई। उसे सुनने के लिए कोई उनके सामने या आसपास हो कि ना हो, इससे कोई फर्क ना पड़ता। जब तक नींद आकर उन्हें दबोच ही ना लेती, उनका बड़बड़ाने का क्रम चलता रहता। नींद भी उन्हें 3-4 घंटे से अधिक शायद ही कभी आती। उनके कमरे में लगा था केतन और रत्ना का कमरा। उन दोनों कमरों के बीच खड़ा दरवाज़ा पहले तो ऐसे खुला रहता था जैसे उसका कोई अस्तित्व ना हो। केशर माँ की बड़बड़ाहट जब अहोरात्र चलने लगी धारा प्रवाह, तो केतन ने दरवाज़ा बंद करना शुरू कर दिया। दरवाज़ा क्या बंद हुआ, उस दिन से उनकी बड़बड़ाहट और तेज हो गई थी। बंद किया गया दरवाज़ा भी ना होने की तरह हो गया। यही नहीं, इसके बाद से तो वे घिसटती हुई जाकर सुमेर के बंद दरवाजे पर पहुंच जाती और बड़बड़ाती रहती। अभी तक कम से कम सुमेर तो बचा हुआ था, अब तो उसकी भी खैर नहीं थी। इसका एक फ़ायदा अवश्य था कि जितनी देर वे सुमेर के दरवाजे पर बड़बड़ाती, उतनी देर केतन और रत्ना के लिए राहत का समय होता। सुबह केतन का 8 बजे अपनी पहली नौकरी के लिए घर से बाहर निकल जाना अनिवार्य था। उसी तरह रत्ना को खाना पानी, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, बुहारी, नहाना धोना
सब कुछ निपटा कर ठीक 9 बजे पर से बाहर हो जाना पड़ता था। रत्ना के कामों में बच्चों को स्कूल भेजना भी शामिल था। उन्हें लगता था जैसे वे जाने कब से सोए ही नहीं थे। नींद में भी उनको केशर माँ की बड़बड़ाहट सुनाई देनी बंद न होती और उन्हें हमेशा जगे होने जैसा लगता। जब हाँ कुछ भी तो नहीं सूझता मेरी बाई, अब मैं क्या बताऊं तेरे को, अब तो कुछ भी मत बताओ, आप भी जोड़ो, कुछ नहीं तो भगवान का नाम तो लो, शंकर्या का जाप करके क्या होगा। ये बेटा बिल्कुल भी नहीं मानेगी और तू भले ही मत मान, पर सच्ची कहूँ पर ईमानदारी की बात ये ही जा है कि भगवान का नाम भी मेरे को तो याद नहीं आता कभी। जबकि मानू से पूछो तो कहेगी कितने सारे नाम हैं भगवान के, तो गिनो तो अनगिनती भी निकल आ सकते हैं। नरसिंह मेहता की उलझन उसकी समझ में आती थी। कोई भी भक्त उसे जिस भी नाम से बुला ले उस वक्त वही नाम उसका हो जाता था। हर एक का अपना एक अलग भगवान हो सकता था और हर का एक अलग नाम, यानी जितने लोग उतने भगवान, कम से कम, अधिक तो कितने भी। मानो के कहने से केशर माँ ने भगवान के नाम लेने शुरू किए तो उन्हें वे याद आए ही नहीं। जब उन्होंने याद करना शुरू किया तो मुश्किल से कुछ याद आए, वह भी बिना किसी क्रम के। यूँ भी क्रम से हो या क्रम के बाहर भगवान के कितने भी नाम उन्हें याद हों कि ना हों, इससे कोई उन्हें फर्क पड़ना नहीं था। केशर माँ को तो भगवान जैसी किसी चीज़ के होने की बात ही सिरे से बिसर गई थी। मानो तो एकदम स्तंभित थी कि जीवन भर जिन केशर माँ ने इतना धर्म ध्यान किया, पूजा पाठ व्रत नियम रखे, आध्यात्मिक चर्चाएं की, उनके साथ ऐसा हुआ कैसे। मंदिर गए बिना खाना न खाने और सूरज डूबने के बाद खाना न खाने का उनका नियम तो जैसे खेल खेल में निभ गया। इसी तरह दिन डूबने के बाद पानी न पीने के नियम से भी उन्हें कोई विशेष परेशानी नहीं थी। बीमारी तीमारी के खाते 2-4 रातें पानी पीने के लिए खुली छोड़ी थी। कभी किसी वजह से मंदिर न जा पाने की स्थिति में एक रस छोड़कर खाना खाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। आम तौर पर तो उन्हें 11 के करीब बज जाते थे मंदिर से लौटने में। कभी कभार 10:30 पर भी लौट आती, मानू के स्कूल के लिए निकलने से पहले। तब उन्हें जोरदार भूख भी लग जाती। पिछले सूर्यास्त के बाद से अनाज का एक दाना भी पेट में नहीं गया होता था। चाय एक ऐसी चीज़ थी जिसे पिए बिना उनका गुजर नहीं था। कभी कभार या खांसी हो जाने की स्थिति में अक्सर रास्ते में पड़ने वाली किसी भड़ भूजे की दुकान से छिलके वाले काले गर्मा गर्म चनों का इकन्नी वाला एक पुड़ा वे खरीद लेती, जो वापसी यात्रा में उनका साथ देता। मौसम कोई सा भी हो, इससे दर्शन करने जाने का उनका नियम लगभग अप्रभावित रहता, जब तक कि मौसम का मिजाज अपने नियंत्रण से एकदम ही बाहर ना हो जाता। नीमच, मंदसौर, रतलाम, इंदौर जैसी जगहों पर मंदिर लगभग सभी के घरों के आसपास थे, यानी पैदल पहुंच में। इन जगहों पर तो दिन में 2-3 बार जब भी मौका मिलता पहुंच जाती केशर माँ। सुबह पूजा पाठ, दोपहर शास्त्र पाठ और शाम भजन कीर्तन आरती में शामिल हो लेती। यूँ सबसे अधिक मज़ा तो उन्हें तत्व चर्चा में ही आता। दिन में 2-2 बार माला फेरने वाली वे उसे पिछले सालों में कभी एक बार भी माला फेरती नजर नहीं आई थी।
आखिर ऐसा कैसे हुआ केशर माँ कि आपके नाम पर आपके पास शंकरिया का ही नाम बचा रह गया और आपको इसका पता तक नहीं चला? हाँ, कुछ भी नहीं बचा, नहीं नानी, एकदम कुछ भी नहीं। उनकी आवाज़ चूर चूर होकर बिखर गई थी। वह भी देख रही थी, कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो चुका था। वह इतनी अचंभित थी कि रह रहकर उनसे पूछे जा रही थी, केशर माँ, आप 15 साल की थी तब से लगाकर अभी तक 97 साल की होने तक, यानी उम्र भर आपके पास जो धर्म ध्यान था और जिसके बिना कम से कम मेरे लिए तो आपके जीवन की कल्पना असंभव है, वह सब अभी अभी चला कहाँ गया? नी समझी तू, 14 साल की उम्र में शादी हुई और 15वां पूरा होते होते विधवा हो गई। अब वे लोग करते तो क्या करते मेरा, सो लाते चले गए मुझ पर एक के बाद एक चीज़ें, काले हब्बासी कपड़ों से लगाकर धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत, उपवास तक सब कुछ। फिर काला और हब्बासी रंग पहनना तो दूर, देखना भी नहीं सुहाता था मेरे को तो। सच्ची कहूँ नानी, इनमें का कुछ भी नहीं आया मेरे भीतर से। और तुम सोच के देख, ओढ़ा हुआ कितनी देर रहता, भीतर से आता नहीं धर्म ध्यान तो टिकता रहता मेरे पास। मानो उन्हें ताकती रह गई, जैसे केशर माँ को पहली बार देखा हो। ये तो वो केशर माँ थी ही नहीं जिन्हें वह शुरू बचपन से जानती आई थी। यह तो कोई दूसरी ही स्त्री थी जिसे उसने अभी तक नहीं देखा था। यानी अभी आज तक केशर माँ ने जो जीवन जिया वह किसी दूसरे का था, उनका नहीं। और इस बात का पता भी उन्हें अभी, बिल्कुल अभी चला था एन वक्त पर। तो ये केशर माँ जो उपन्यास मेरा बहुत ही पसंदीदा उपन्यास है, और इसके कुछ अंशों को सुनकर शायद आप भी समझ गए होंगे कि केशर माँ की जो जीवन यात्रा है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होती है, और एक स्त्री के जीवन, भीतर के जीवन और बाहर के जीवन और उसका जो परिवेश है, वो सारी चीज़ों को, उस पूरे जीवन की उन छवियों को, जीवन की उन पीड़ाओं को, जीवन में एक स्त्री क्या क्या सोचती है, क्या क्या सोचकर चलती है और किस तरह से उसका जीवन बहता जाता है। केशर माँ उसका एक उदाहरण है। और केशर माँ के चरित्र को ज्योत्सना जी ने जिस तरह से, मैंने पहले भी कहा, जिस तरह से गढ़ा है, जिस तरह से लिखा है, उसके अंतर मन को जिस तरह से पढ़ा उन्होंने, और केवल केशर माँ ही क्यों, हजारों लाखों ऐसी स्त्रियां हैं, उनके अंतर मन को इतनी गहराई के साथ यदि कोई रचनाकार उसमें परकाया प्रवेश करके इस तरह से लिखता है तो निश्चय ही वो जो कृति होती है वो हमेशा हमारी स्मृतियों में रहती है। तो ऐसे विलक्षण कथाकार के ऊपर आज ये जो प्रोग्राम किया, और इस बहाने ज्योत्सना जी के पास मैं दोबारा लौट कर गई। हालांकि वो मैंने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके अंतर मन में रहते हैं, आपकी स्मृतियों में रहते हैं, आपके साथ चलते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, और हर कदम कदम पर, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत विराट था और बहुआयामी था। और हालांकि वो मैं ये भी समझती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हर किसी से इतने जल्दी घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन जिनके साथ उनकी बातचीत होती थी, जिस तरह का उनका की बौद्धिकता थी, जिस तरह का उनका चिंतन था, जिस तरह की रचनात्मकता के प्रति उनका समर्पण था, और
और जिस शिद्दत के साथ वो अपने कामों में लगी रहती थी, उसको भुला पाना कभी भी संभव नहीं है। तो मैं ज्योत्सना जी को बहुत ही अपने दिल की गहराइयों से याद करती हूँ, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो उपन्यास हैं, वो कहानियाँ हैं, उन पर कितनी भी बार हम बातचीत करें, हर बार एक नया आयाम उभर कर आएगा। तो अर्पण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि इतने सुंदर, इतने अनूठे आयोजन में ज्योत्सना जी पर एकाग्र इस आयोजन में मुझे बोलने का अवसर दिया, उनके साथ जुड़ने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।